अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी नॉलेज एकेडमी। आज से हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछले चैप्टर्स में कोई मसला नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी मसला है तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। इंस्टाग्राम आईडी इसीलिए दिया, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनल भी जाके पूछ सकते हैं। शर्माने की झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आज का हमारा चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स मतलब कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है या कोई भी लेन देन, कैश का इन आउट हो रहा है, वो किस टाइप का हो सकता है। नंबर 1, या तो वो मॉनिटरी हो सकता है। नंबर 2, या वो नॉन मॉनिटरी हो सकता है। मॉनिटरी इवेंट्स वो होते हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है, जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है। नॉन मॉनिटरी इवेंट्स वो होते हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, नॉन मॉनिटरी जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता। अब मॉनिटरी इवेंट्स में ज़ाहिर बात है कि आपका मनी इन्वॉल्व होता है, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन को भी इफ़ेक्ट करेंगे। और नॉन मॉनिटरी में चूँकि मनी इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये आपकी फाइनेंशियल जो है पोजीशन उसको भी इफ़ेक्ट नहीं करते। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है। अगर इनका एग्जांपल इनकी देखी जाए तो आपने परचेज़ की, वो मॉनिटरी इवेंट है, उसमें कैश इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है। आपने कोई और ट्रांजैक्शन कर दी जिसमें मनी इन्वॉल्व था, तो उसको मॉनिटरी इवेंट कहेंगे। उसके अलावा आपने कोई गेम जीत ली, उसमें मनी का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो नॉन मॉनिटरी इवेंट है। ये इवेंट्स हैं। ये सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे यही चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से इवेंट को हम ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, कौन से को नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। खैर, ये एक बेसिक सी चीज़ थी। आगे हम मूव ऑन करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या। अकाउंटिंग इक्वेशन आप कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं अगर आपको बताऊं, एसेट्स शुड बी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लेम अगेंस्ट एसेट्स। ठीक हो गया। या आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है छोटी सी अकाउंटिंग इक्वेशन की, कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स का वर्ड जब भी मैं यूज़ करूँगा तो आपने समझ जाना इन दोनों के लिए कॉम्बाइन कलेक्टिव वर्ड है ये, क्लेम्स अगेंस्ट एसेट। क्लेम्स का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये पिछली वीडियोस में इसको इनडायरेक्टली हमने थोड़ा सा टच किया है कि इनको क्लेम्स क्यों कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को। तो ये पिछली वीडियोस में आप जाके दोबारा देख लें अगर आपको नहीं समझ आई। अच्छा, आगे फर्दर मूव ऑन करने से पहले, जो आपकी अकाउंटिंग है वो सारी 5 चीज़ों के गिर्द मूव कर रही है। वो सारी 5 चीज़ों के गिर्द मूव कर रही है। इसमें पहला है एसेट, दूसरा एक्सपेंसेस, फिर लाइबिलिटीज़, फिर ये हमारा ओनर्स इक्विटी, और लास्ट हमारा है रेवेन्यू या इनकम। ये 5 चीज़ें हैं जिनकी गिर्द आपकी सारी अकाउंटिंग रिवॉल्व करती है। इसके अलावा आपको अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं नज़र आएगा। अब इसमें से 3 ऐसी मेन चीज़ें, एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज़ होगी और ओनर इक्विटी होगी। ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के। अगर आपसे कोई पूछे कि आउट ऑफ द 5 मेन थिंग्स कौन सी 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, कौन से 3 मेन एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी। ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं अकाउंटिंग के।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन है। अब इसका प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। ये मैंने आपके सामने अकाउंटिंग की क्वेश्चन लिखी है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। इसकी स्टैंडर्ड अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो बिल्कुल इसी तरह से है कि एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स, यानी लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी के लिए कंबाइंड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। तो मैं अभी आगे या फ्यूचर में जब भी क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो आपने समझ जाना है। तो इन दोनों के लिए कलेक्टिव वर्ड है ये क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स का। ये क्यों इस्तेमाल किया गया ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जाके आप देख सकते हैं इन केस आपको क्लियर नहीं है। तो एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लेम्स अगेंस्ट एसेट्स। इसका क्या मतलब है कि हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल लेके चलना है। तो अब एक एक ट्रांजैक्शन देखते हैं और उसका देखते हैं कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और उसको हमने यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन में पुट किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहले जो एंट्री होती है वो यही है कि बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे पहले एंट्री, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा इंशाल्लाह। वही क्वेश्चन ये मैं उसकी ट्रांजैक्शंस करवा रहा हूँ। ट्रांजैक्शंस तो क्वेश्चन की तकरीबन 10 से 15, लेकिन हम 8-9 करेंगे जिसमें हमारी सारी एक किस्म की कवर हो जाएंगी। उसके बाद वाली सारी सेम ही है, रिपीटेड है। तो जो इस वजह से हम 8-9 ट्रांजैक्शंस करते हैं जितनी हमारे पास यहाँ पे जगह हुई। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹500,000 इन कैश, यानी ओनर जो था वो कैपिटल लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैपिटल यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है कैपिटल कितने का 500,000 का। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक हो गया। ओनर जो है वो कैश लेके कैपिटल लेके आया इन द फॉर्म ऑफ कैश 500,000। दूसरा वो किस में लेके आया, थ्रू मतलब कैसे लेके आया, इन द फॉर्म ऑफ कैश लेके आया। अब आपने बिजनेस के सेंस से सोचना है, बिजनेस के वाले से सोचना है। तो वही है कि वो इन द फॉर्म ऑफ कैश लेके आया। अब कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एसेट में कैश लिख देंगे 500,000, ठीक है। यहाँ पे बस ट्रांजैक्शन नंबर 1 होगी। अगेन ओनर कैपिटल लेके आए इन द फॉर्म ऑफ कैश 500,000, कैपिटल इंक्रीज हो गया और 500,000 कैश इंक्रीज हो गया। हर एंट्री के दो इम्पैक्ट ये आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब देखें एसेट साइड 500,000 है और क्लेम्स अगेंस्ट एसेट साइड पे 500,000 है, तो ये दोनों बैलेंस है। तो इसका मतलब आपने एंट्री बिल्कुल ठीक पोस्ट की है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आप यहीं पे टोटलिंग करके भी चल सकते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन के एंड पे आप दोनों साइड्स का टोटल करके इस तरह भी चल सकते हैं, या जिस तरह मैं चल रहा हूँ आप उस तरह भी चल सकते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के एंड पे आपने टोटलिंग नहीं करनी, एक दफ़ा एंड में जाके आप टोटलिंग कर लेंगे। दोनों तरीके ठीक है, आप जिस तरह मर्जी चलना चाहें। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में वो कह रहा है कि परचेज बिल्डिंग फॉर ₹200,000। परचेज बिल्डिंग, अब बिल्डिंग हमारा क्या है, बिल्डिंग एसेट है। यहाँ पे हम बिल्डिंग का हेड रेज कर देंगे। कितने की खरीदी है, 200,000 की। थ्रू कैश खरीदी है तो कैश में से 200,000 लेस हो गया। अगेन यहीं पे आप इसकी टोटलिंग कर सकते हैं। कैश का बैलेंस 300,000 आ जाएगा, बिल्डिंग का 200,000 आ जाएगा, टोटल कितना हो गया 500,000। उस साइड का टोटल कितना है 500,000, बराबर है, ठीक है। या आप हर एंट्री का नेट इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, -200,000 और +200,000। क्या इम्पैक्ट हो गया, 0। उस साइड पे क्या इम्पैक्ट गया है ट्रांजेक्शन नंबर 2 का, 0। दोनों बराबर है, दोनों तरह आप चल सकते हैं। अगली ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखते हैं। उसमें कह रहे परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। अगेन सेम है, फर्नीचर 30,000 का
थ्रू कैश। ठीक है, सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कोई फर्नीचर ख़रीदा है, एसेट था हमारा फर्नीचर, एसेट साइड में लिख दिया, और थ्रू कैश था तो कैश में से 30,000 लेस हो गया। 4 नंबर ट्रांजैक्शन, अब ये थोड़ी सी ट्विस्ट वाली है। ये उसमें कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर, अच्छा नहीं सॉरी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है कि परचेज गुड्स फॉर 150,000 के गुड्स खरीदें। यहाँ पे हम गुड्स का यूज़ कर देंगे। गुड्स का जब वो जिक्र करें तो हम गुड्स ही करेंगे। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का वो नाम ले कि परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, तो हम उसी अकाउंट टाइटल को हेड लिखेंगे। लेकिन अगर वो गुड्स के हैं तो फिर हम गुड्स ही लिखेंगे। गुड्स 150,000 के थ्रू कैश। ठीक है, यहाँ तक सिंपल जा रहा है, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। हर ट्रांजैक्शन का 2, 3, 4 देखें, यहीं पे नेट इम्पैक्ट एसेट साइड पे 0 हो रहा है, उस साइड कोई इम्पैक्ट नहीं जा रहा। अगर यहीं पे आप इसकी टोटलिंग करके देख लें तो इन सब का टोटल 500,000 के इक्वल आ रहा है। अगली ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, उसमें कह रहा है सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 या कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर 80,000 फॉर कैश। यानी गुड्स थे आपके पास 60,000 के, वो चले गए। जो कैश आपको रिसीव हुआ है वो 80,000 हुआ है। तो क्या ये बैलेंस हो गई है? नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं हुई। कैश 80,000 का आपके पास इंक्रीज हुआ है, गुड्स आपके पास 60,000 के गए। नेट इम्पैक्ट यहाँ पे कितना बन रहा है? 20,000 का। और इस साइड में तो आपके पास 0 इम्पैक्ट है। तो इसका क्या ये ट्रांजैक्शन गलत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुआ ये कि आपके पास गुड्स की कॉस्ट थी 60,000, बेचे आपने 80,000 के, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये प्रॉफिट है। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ कि ओनर्स इक्विटी जो आपकी होती है उसमें 3 चीज़ें आती हैं। कैपिटल, आपका प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, और इसमें से हम लेस करते हैं ड्राइंग्स। प्रॉफिट इसमें क्या होता है? ऐड। ये 3 चीज़ें इक्विटी में अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आगे जाके आपको कैपिटल में मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ नज़र आऊँ या ड्राइंग्स लेस करता हूँ नज़र आऊँ तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी आपको बता दिए कि ये तीनों ओनर्स इक्विटी का पार्ट है। तो इस केस में हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 20,000। ठीक हो गया है। अब यहाँ पे नेट इम्पैक्ट देखें, 80 माइनस 60 20, और वहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है? 20, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब आपकी ट्रांजैक्शन ठीक पोस्ट हुई है। अगली जो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6 है उसमें वो कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। अब परचेज की है आपने ऑन क्रेडिट, तो परचेज आप जब ऑन क्रेडिट करते हैं तो आप पे करने के लिए लायबल होते हैं, अगला बंदा लायबल होता है आपको पे करने के लिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, आप लायबल होते हैं पे करने के लिए। पिछले लेक्चर में अकाउंटिंग टर्म जब हम डिस्कस कर रहे थे डेटर क्रेडिटर वाली, तो उसमें हमने बड़ी डिटेल से देखा था। तो परचेज जब आप करते हैं ऑन क्रेडिट तो लायबिलिटी आपके पास रेज हो जाती है, अगला बंदा आपका नहीं, आप लायबल हैं अगले को पे करने के लिए। तो क्या हुआ इस केस में कि कितने की लायबिलिटी थी? 30,000 की। 30,000 के आपने गुड्स खरीदे, यहाँ पे 30,000 इंक्रीज हो गया और लायबिलिटी भी 30,000 से इंक्रीज हो गई। तो दोनों साइडों का इम्पैक्ट देखें आप, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये कि आपने ठीक पोस्ट की है। ट्रांजेक्शन नंबर 7 में वो कह रहा है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर 70,000, सेम जिस तरह ट्रांजेक्शन नंबर 5 थी, लेकिन ऑन क्रेडिट बेसिस। पिछली में कैश इन्वॉल्व था, इसमें कैश नहीं है, इसमें क्रेडिट इन्वॉल्व है। तो जब सेल्स ऑन क्रेडिट करते हैं तो अगला बंदा आपका डेटर बन जाता है, अगला बंदा आपका रिसीवेबल होता है, यानी आपने उससे रिसीव करना है। ये एसेट होता है, ये करंट एसेट की एक टाइप है। तो कितने के गुड्स थे ये? 50,000 के गुड्स थे, यानी 50,000 के गुड चले गए। 70,000 आपने रिसीव करना है और 20,000 यहाँ पे आपने प्रॉफिट में। ठीक हो गया जी। ये आपके पास ट्रांजेक्शन नंबर 6 थी कि गुड्स की कॉस्ट थी 50,000, वो चले गए।
70,000 जो है वो आपने रिसीव नहीं किया, जिस तरह पिछली में 80,000 आपने रिसीव कर लिया था तो हमने कैश में लिख दिए, तो 70,000 आपने रिसीव करना है, इट इज़ येट टू बी रिसीव्ड। तो इस वजह से हमने डेटर का हेड रेज कर दिया, यानी रिसीवेबल। अगेन डेटर क्रेडिटर का फ़र्क पिछली अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस है, आपको नहीं समझ आई तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, जितनी मर्ज़ी बार देखें, पूछें, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई पाबंदी नहीं है। और जो 20,000 डिफरेंस था वो अगेन हमारा प्रॉफिट आ गया, क्योंकि गुड्स 50 के थे, हमने बेचे 70 के हैं, तो 20 का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 8 है, उसमें कि क्रेडिटर वाज पेड 30,000, कि जो आपका क्रेडिटर था उसको आपने 30,000 पे कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। 30,000 कैश से कम हो गया और 30,000 क्रेडिटर से कम हो गया, यानी क्रेडिटर्स का बैलेंस ज़ीरो हो गया, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रही। जो 30,000 रेज हुआ था वो 30,000 ख़त्म हो गया। लास्ट करते हैं इसको कंसीडर ट्रांजैक्शन नंबर 9 को, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹40,000। जो आपके डेटर्स थे उससे आपने 40,000 रिसीव करना है, ठीक हो गया। उससे आपने 40,000 रिसीव कर लिया है, तो डेटर्स में आपके 40,000 की कमी आ गई और कैश में आपके 40,000 इंक्रीज हो गया। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था। अब इसको कंसीडर करते हैं कि ये लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो अब यहाँ पे इन सब का टोटल करके देखते हैं। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट्स के, जो डेटर ने हमें 40,000 दिए थे वो मैंने गुड्स के अंदर लिख दिए थे, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि वो डेटर्स ने दिए थे तो मैं गलती से यहाँ पे लिख दिए, वो डेटर्स में से हमने लेस करने थे, क्योंकि डेटर्स पहले हमारे 70,000 के थे, रिसीवेबल हमारे 70,000 के थे, वो उन्होंने 40,000 पे कर दिए तो कमी हो गई, यानी अब बाकी हमारे पास 30,000 के रिसीवेबल रह गए। और वो कैश हमने इसलिए इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि उन्होंने कैश में पेमेंट की थी। तो अब देखें यहाँ पे मैंने टोटलिंग की है, 500,000 में से ये लेस 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 ऐड, आपके पास ये बैलेंस आ गया। इसी तरह बिल्डिंग 200,000 की थी, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई, ये इसी तरह आ गया। 30,000 का भी सेम केस है, इसमें से जो हुआ वो हमने करके 70,000, इसी तरह 30,000, क्रेडिटर्स का ज़ीरो हो गया, कैपिटल का आपके पास 540 बना। अब अगर आप इन सब का टोटल करें इनका, तो ये आपके पास 540,000 बनता है। इसी तरह इस साइड का क्या टोटल बना है, 540,000, दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और ये बराबर ही होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन ठीक कंसीडर होगा। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसके दो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर 1, ये जो अभी हमने किया है कि आपको नरेशंस दी होंगी, ट्रांजैक्शंस बताई होंगी, आपने ये सारा फॉर्मेट बना के ये बना देना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें आपने ख्याल रखना है, ये देखें कि एसेट साइड का एरिया मैंने बड़ा छोड़ा है, लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी का इतना नहीं है, क्योंकि एसेट्स जनरली ज़्यादा दिए होते हैं। तो इसका क्या तरीका है, आपको कैसे पता लगे, ये ना हो कि आप एसेट्स का इतना सा एरिया छोड़ के पेपर में क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको पता लगे एसेट्स तो इतने ज़्यादा आ गए, फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे उसको काटेंगे सारा, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। अक्सर एग्जामिनर समझ लेते हैं कि इस बंदे ने चीटिंग करने की कोशिश की है, इसने पहले गलत किया था लेकिन कहीं से इसको पता लगा तो इसने दोबारा से सही कर लिया। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़ें। इस क्वेश्चन को नहीं, कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन ही पढ़ना होता है। रीडिंग टाइम दिया जाता है, उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं भी दिया जाता तब भी आपने क्वेश्चन पढ़ना है। वो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा एग्ज़ाम, वो टोटली एग्ज़ाम फोकस्ड होगी, उसमें हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन को हमने कितना टाइम देना है और अपना टाइम किस तरह से सेव करना है। क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चंस आंसर करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी ट्रिक है मार्क्स लेने के लिए। खैर वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो या किसी और वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए सारे एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो क्या करना है आपने कि सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितने एसेट्स हैं, आप आसानी से उतनी जगह छोड़ सकते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़, अभी यहाँ पे तो एक ही लाइबिलिटी है, ये अमूमन ज़्यादा होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एसेट्स ज़ाहिर बात है ज़्यादा होते ही होते हैं।
तो ये एक इसका क्वेश्चन है, इसी तरह का आएगा, आपने यही काम करना है। वही मैंने बताया कि आप इसमें हर ट्रांजैक्शन के एंड में भी टोटल लेके चल सकते हैं, एक दफ़ा एंड पे जिस तरह मैंने कर दिया, बात एक ही है। अमूमन बुक्स में भी और जनरली भी यही कहा जाता है कि हर ट्रांजैक्शन के एंड पे आप टोटलिंग कर दें तो बेशक आप कर दें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका जो क्वेश्चन आता होता है वो इस तरह से आता होता है कि ये वाली चीज़ आपको बना के दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि हर ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखें, हर ट्रांजैक्शन की नरेशन बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, इसमें आपने देखा कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपको पता लग गया कैपिटल है, तो आप लिखेंगे कि कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है 500,000 का थ्रू कैश। इसी तरह अगली में आपको देखा कि बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है 200,000 से, कैश कम हो रहा है 200,000 से, तो क्या आपको पता लगा कि परचेज्ड बिल्डिंग थ्रू कैश, परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ 200,000 रुपीज़ थ्रू कैश। इसी तरह अब ये वाली आपने किस तरह लिखनी है, 5 वाली, कैश 80,000 का इंक्रीज़ हो रहा है, गुड्स 60 के जा रहे हैं, ये तो आपको पता लग रहा है गुड्स जा रहे हैं, कैश आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या है। तो अब आपको समझना चाहिए कि गुड्स 60,000 से कम हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं 80,000 के, कैश उनके अगेंस्ट 80,000 सी हो रहा है, ज़ाहिर बात है 20,000 अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ ना, तो इस वजह से अब ये आपने इसी तरह लिखना है कि गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 80,000। आगे आप प्रॉफिट का जिक्र करें ना करें बात एक ही है। तो ये इस तरह से इसके दो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, आपको नरेशन के साथ ट्रांजैक्शंस दी होंगी, आपने ये बनाना है सारा। दूसरा, आपको ये बना हुआ आएगा, आपने रिवर्स करके जो है वो नरेशंस लिखनी है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमारे पास है डबल एंट्री सिस्टम। उसमें हम इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट को प्रॉपर देखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, वहाँ से कहानी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मेरा दिया हुआ है पेजेस पे, आप पूछ सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ जाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।